गार्डशिप अपने लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आई सर्व द होल नाइट ऑलमोस्ट 1.5 years when I joined. लीलाधर जगूड़ी ने कहा है कि अगर कुछ न हो आखिरी मुकाम में कि आप या तो सुसाइड करो, सल्फास की गोली खाओ, ट्रेन के नीचे कूद जाओ, जो मृत्यु जो आपको कम उत्पीड़ित लगे, कम दुखदाई लगे, या तो वो चुनो आप, या फिर एक ज़िंदगी जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, चाहे भीख मांग लो, चाहे गार्डशिप करो। तो मेरे लिए गार्डशिप ये है। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद रे, अनोखा लाडला। आवाज़ बताना, नुपुर ठीक आ रही है क्या? बोलिए कुछ बोलिए दादा एक बार। हेलो, हाँ कैसे हो? हाँ जी सही है। माइक चेक हो रहा है एक बार इसको। पैंट तो नहीं खोला? नहीं नहीं नहीं, पैंट नहीं खोलना है। कभी पढ़ो हेमिंगवे को, द ओल्ड मैन एंड द सी। मछली के इंतजार में एक आदमी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है, समुद्र के किनारे चला जाता है। आप तुर्गेनेव के फादर एंड सन्स पढ़ो, उसमें बजारो जो उनका हीरो है, वो उस समय कहता है कि ओह, अपने बारे में मोनोलॉग है ये, एकालाप या आत्मालाप कह सकते हो, कि कहाँ तो ये आपका हीरो दुनिया बदलने चला था और कहाँ एक छोटी सी बीमारी से डेथ बेद पे पड़ा हुआ है। तो स्ट्रगल, आपके सपने, स्ट्रगल का अर्थ क्या होता है? स्ट्रगल का अर्थ ये होता है कि जो जितना बड़ा एम्बिशस है, जितना बड़ा सपना देख रहा है, उसको पूरा करने की प्रक्रिया स्ट्रगल है। एक्चुअली मैं अपने में इतना लीन रहता हूँ कि मुझे लगता है कि आदमी को इतना सस्ता नहीं होना चाहिए। सस्ता आदमी कौन हो सकता है? जिसके सपने नहीं है, जिसके संघर्ष नहीं है, जो आदमी नहीं है। मेरे विचार से जो आदमी नहीं है उसके पास न सपने होते हैं, सपने नहीं होंगे, आकांक्षाएं नहीं होंगी तो संघर्ष भी नहीं होगा, तो वो गार्ड बन जाएगा, इस तरह से कुछ बन जाएगा। मेरे विचार से गार्ड बनने से ज़्यादा बेहतर है भीख मांगना। वो कला नहीं आती है मुझ में। भीख मांगना इस दुनिया का सबसे बड़ा कलात्मक काम है मेरे विचार से, सबसे बड़ा कलात्मक। आप प्रत्येक आदमी से मांग रहे हो, वो आदमी किस मूड में है आपको नहीं पता। महिला से आप अलग तरीके से भीख मांगोगे, एक लड़की आ रही है उससे अलग तरीके से आप कलाकारी करोगे। वहाँ आप विकलांग होने का, आप बेरोजगार होने का। आज हम इतने सब कलाकार हैं, उनको आप क्या बोल रहे हो? भिखमंगों से भी गए गुजरे हैं आप लोग हैं। जिस दिन भिखमंगा बन जाएंगे उस दिन कलाकार बनेंगे आप लोग। मतलब हम सब भीख मांगे? बिल्कुल नहीं, भिखमंगा नहीं हो, भिखमंगा होना चाहिए आपको। कलात्मकता उसी में है। आपको प्रत्येक दिन, प्रत्येक 5वें मिनट पे एक आदमी मिलेगा जिससे आपको कुछ मांगना है। वो दे नहीं रहा है, वो बिल्कुल कुछ नहीं दे रहा है, वो न देने के मूड में है। आप उसके मूड को परिवर्तित करोगे। अगला आ रहा है, उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ है, वो आपको गाली देने के मूड में है। आप कुछ मांगोगे, बाबूजी 5 रुपये दे दो, बाबूजी 1 रुपये दे दो, बाबूजी आंख मेरी अंधी हो गई है, दिखाई नहीं दे रहा है। वो ये भी बोल सकता है कि तेरी आंख फूटी तो मेरे क्या करूं यार, जाके हॉस्पिटल में दिखा ले। लेकिन आप उससे कुछ रुपये मांगोगे, ये आपकी कलाकारी है। ये नहीं कलाकारी है कि वो गुस्सा में आया और गुस्से में चला गया। प्रेम का एक अर्थ ये तो यह है कि किसी से घृणा मत करिए। प्रेम का एक सीधा सीधा अर्थ यह है कि किसी से घृणा मत करिए। तो ये नेगेटिव परिभाषा हो गई प्रेम की। दूसरी बात ये हुई कि मैं पसंद करता हूँ किसी चीज़ को लेके, मैं उनसे प्रेम करने लगता हूँ। प्रेम करने का मतलब है कि हम एक ख़ास मनस्थिति में हो जाते हैं जब मैं आप पे अनुग्रहित हो जाता हूँ, आपको अपना समझने लगता हूँ। तीसरा लेवल है प्रेम का कि मैं अपने अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये फ्रेंच दार्शनिक डेस्कार्टिस ने कहा था। रेने देकार्त उनको हिंदी में भी कहते हैं, फ्रेंच में भी कहते हैं। वैचारिक लग रहा है। असल में प्रेम, मुझे भावना लगती है। असल में ये जो वैचारिक लग रहा है या दार्शनिक लग रहा है या प्लेटोनिक लग रहा है, तो चौथी परिभाषा ये होगी कि प्रेम सेक्सुअलिटी का एक रूप है। मतलब आपके लिए प्रेम सेक्सुअलिटी मेरे लिए नहीं है। ये जो मैं बाकी 3 बताया वो मेरे लिए है। हाँ, मेरे लिए यही है कि एक सदिच्छा रखूं किसी के प्रति, इतनी सी बात है और कुछ नहीं बात है। इतनी सी बात है कि मैं सदिच्छा रखूं किसी के प्रति, मैं भी जीऊँ। हाँ, सुखी हूँ। दुनिया में कुछ कम लोग होंगे,
ऐसा मैं फील करता हूँ। दुनिया में तो गया नहीं हूँ, भारत से बाहर मैं नेपाल गया हूँ, लेकिन दुनिया के लोगों से मिलते जुलता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ कम लोगों में मैं भी हूँ जो सुखी हैं, दुख मतलब क्या? इसलिए कि मैं दुखी नहीं हूँ। दुख का मतलब क्या आपके लिए? दुख क्या है? दुख की सबसे बड़ी परिभाषा अभी तक, सबसे बढ़िया परिभाषा, सबसे सुंदर, सबसे उचित परिभाषा भगवान बुद्ध ने दिया है आज से लगभग 2600 साल पहले। उन्होंने कहा कि प्रिय का अप्रिय का मिलन, अनवांटेड लोगों से मिलना, वांटेड लोगों का बिछड़ना, पार्टिंग ऑफ योर वांटेड पर्सन एंड पार्टिसिपेटिंग विथ योर अनवांटेड पर्सन्स, ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है। दुनिया से प्रेम करता हूँ, किसी लड़की से नहीं। दुनिया से तो हर कोई प्रेम, किसी लड़की से कुछ ना, किस्सा ऐसा कॉलेज का कुछ ना ऐसा ना प्यार में आप पड़े और आपको नहीं ऐसा प्यार हो गया किसी से? ना ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। मैं बल्कि वेट कर रहा हूँ कि शायद कोई मिले और मरते दम तक किसी से प्यार हो जाए, ऐसा लगता है मुझे। मतलब आपको किसी से प्यार नहीं ना, हुआ? शादी हुआ? नहीं, शादी हुई बोलो ना आप, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग इतना उल्टा मत कर दो। आपने प्रेम किया नहीं है? ना, और प्रेम करेंगे कैसे? होगा तब तो करेंगे मतलब आप जब भी आप कुछ कर रहे हो, इसका मतलब डेलिबरेटली कर रहे हो। तो प्रेम एट फर्स्ट साइट जिसको बोलते हैं, देखते ही प्रेम हो जाए, यही बोला जाता है ना। तो आप प्रेम कर रहे हो, कर क्यों रहे हो भाई? प्रेम हो नहीं रहा, इसका मतलब कर रहे हो आप। तो कर रहे हो तो आप उसमें आपका ईगो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो ईगो है वो प्रेम के जस्ट अपोजिट है। जो भी आप ईगोइस्ट होते हो या ईगोटिस्ट हो जाते हो, ईगो होते होते ईगोटिस्ट हो जाते हो, तो प्रेम के विरोधी हो जाते हो। आई थिंक देयरफॉर आई एम, अगर ये सोचोगे, अभी मैं बोला था, तो पार्टनर को कैसे एक्सेप्ट करोगे? उसका भी तो एग्जिस्टेंस है। वो भी कह रही है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लव यू। तो आप प्रेम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं प्रेम कर रही हूँ, तो कैसे होगा ये? तो एक दूसरे के अपने अस्तित्व को या ईगो को भूलना पड़ेगा। तो भाई ईगो को भूला या ना भूला वाली तो बात नहीं है, लेकिन प्रेम हुआ नहीं किसी से। किया अलग बात है, लेकिन हुआ नहीं। क्या क्या बनना है? आ, क्या ख्वाहिशें क्या थी? सपना क्या था? आपने जैसे मुझे बोला था कि सपना था, की एग्जाम दिए या क्या? सपना था नहीं, सपना है। हाँ। और मुझे लगता है कि अपने को एक्सप्रेस करने के लिए, और कुछ नहीं। आप मुझे अभी ये सिर्फ एक वाक्य में चाहिए कि मुझे मेरा ये सपना है। चूँकि आप कला स्कूल से हो तो इसीलिए मैं कलात्मक तरीके से बोल रहा हूँ। अगर कोई सड़क वाला आदमी बोलता तो मैं कुछ और बोलता उसको। तो सड़क वाला आदमी हूँ, नहीं, मैं सड़क नहीं, एक वाक्य में बताइए। मैं प्रधानमंत्री अब सड़क वाले आदमी हो तो मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ इस देश का। आर्टिस्ट हो, आप क्या बनना चाहते हैं? तो मैं अपने को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम खोज रहा हूँ, ये मैं बोलूँगा। आप अगर खुद आपसे पूछ रहे तो, जी, आप खुद आपसे पूछ रहे तो, हाँ, मैं खुद से पूछ रहा हूँ, तो एक्सप्रेशन की बात है ये। मैं अपने को खुद ही एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने सामने। इतना ज्ञान है मेरे आप अच्छा, ये बड़ी अजीब सी विरोधाभास है कि मैं जहाज़ पे चढ़ता हूँ, पूरे भारत में चार्टर्ड से घूम चुका हूँ, और देखो मैं नौकरी कर रहा हूँ। ये तो मेरे पास जहाज़ रहे लेकिन पैसा ना रहे, मैं सोचता हूँ। मतलब पैसे पे ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन ये सोचता हूँ कि बाकी लोग के पास हो, जैसे एलन मस्क, धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अनिल अंबानी अगर सुबह नाम लेता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अपनी पॉसिबिलिटी को, अपने होने के अर्थ को सार्थक कर रहा है, तो मैं उसको पूजा करता हूँ। सच में उसकी पूजा करता हूँ, उस व्यक्ति की। कोई भी आदमी हो, जेफ बेजोस हो, अमेजन के मालिक, जैक मा, अली बाबा के मालिक, तो इन लोगों की मैं पूजा, मोदी या जो भी हों इस तरह के लोग, इन लोगों की पूजा करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि ये बड़े लोग हैं, मैं इसलिए करता हूँ कि देखो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिंदगी, ये भी एक डायमेंशन है। वो आदमी डायमेंशन को पूरा कर लिया। इस व्यू से आपकी ज़िंदगी में आप तो भ्रूण थे, एम्ब्रियो, माँ के घर में हम सब लोग होते हैं, और 100 साल बाद किसी दिन मर जाते हैं। इसी बीच में कोई भिखमंगा के भिखमंगा ही रह जाता है, कोई गार्ड बन जाता है। जब आप रोना आ जाता है। मैं इंटरव्यू देने गया था FTAI का, और मुझे वो किया गया, इन्फॉर्म किया गया कि आप टॉप कर गए हो रिटर्न में, इंटरव्यू सबसे बढ़िया गया आपका। नहीं हुआ तो दुख हुआ, बहुत रोया मैं। ट्रेन में आते हुए बहुत दारू पिया,
पुणे से दिल्ली तक, और भयंकर मैंने लगभग समझ लो 1.5 लीटर दारू पीते हुए ट्रेन में। वोदका लिया था, वोदका पानी में मिला दिया था अलग बोतल में, ताकि पता ना चले कि ये दारू पी रहा है आदमी। तो पानी और वोदका में कोई रंग में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन रोते हुए आया मैं। हाँ, कलात्मक तरीके से जियो, भोजन करना, कुछ बच्चे पैदा करना, लड़की हो जाए, लड़की भगे ना इसलिए शादी कर देना उसका। अगर आप हिंदी बेल्ट के हो, भारतीय या पूरे भारत के हो, तो ये अपने बाल सफ़ेद करो कि लड़की कहीं भग ना जाए, और कॉलेज लाइफ में प्रेग्नेंट ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसका करियर, शादी हो तो उसकी सास कहेंगी मुझे बहुत ख्वाब है क्या बनने का, दादी बनने का। लड़की की मम्मी या आपकी मम्मी, दोनों सबकी कहेंगे कि बहुत ख्वाब है मुझे नानी बनने का। पूरी ज़िंदगी इसी में गुजर जाएगी। तो ये एक सर्कल है ना, विशेष सर्किल, वो चलते रहेगा। आप चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। इससे वो वजह ऐसी नहीं हो गई है, पहला मुँह से होगा इस दुनिया का। खैर शादी तो उस समय नहीं होती होगी, शादी नहीं थी उस समय, शादी जो हाँ जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उस समय नहीं था, ये तो बहुत बाद में आया। लेकिन जब पहला मनु से शादी किया होगा, और आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया, सेम चीज़ चल रही है। यूरोप से अमेरिका तक, डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, कोई बेसिक परिवर्तन नहीं। शादी करो, बच्चा पैदा करो। थोड़ा सा अल्टरेशन इसमें है कि वहाँ बच्चे पैदा हो जाते हैं बिना शादी के, हम लोगों के यहाँ ये पाप माना जाता है। लेकिन कुल मिला के ये है कि आप बिगेट्स, आप यही करते रहो। इससे अजीब सा नहीं लगता है कि अगर आप इस तरह सोचो कि आदमी कितनी उबन जैसी बात हो जाती है कि यार हम इसीलिए पैदा हो गए हैं। बायोलॉजिकल नीड आपके हो सकते हैं, सबके होते हैं, होने चाहिए। ये हमारा नहीं है, ये नेचर का एट्रीब्यूट है, हमारा उसमें कुछ भी नहीं है। मुझे धूमिल की मोचीराम बड़ी अच्छी लगती है। सुनाइए, सब सुन रहे हैं। लंबी कविता है, नहीं सुना पाऊंगा, एक पंक्ति सुना पाऊंगा उसकी। मोचीराम हाँ, मोचीराम कॉबलर, जूता बनवाने आया है एक सेठ, उससे कहता है, ये पूरी कविता संवाद में है, इसमें इमेजरी नहीं है, संवादों के माध्यम से इमेजरी क्रिएट की गई है। तो मोचीराम कहता है, असल बात तो ये है बाबूजी कि ज़िंदगी में अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली कर जीविका कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। मुझे लगता है कि यह पंक्ति गजब, पूरी ज़िंदगी इसमें निछावर हो जाए। ओके, यहाँ से लाइए कैमरा, यहाँ से। इस रफ्ता रफ्ता ओ मेरे हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता ओ मेरे हस्ती का सामा हो गए। लगता है जाम हो गया है ये, लगता है जाम हो गया है दादा ये। राग गाने की कुछ मौलिक बातें, और अब हम आपको बताएं कि आज हम किस राग पर अच्छा, वो चाबी ये रात में खोल नहीं सकते हैं, रात में खोल नहीं सकते हैं उसको, ये दिक्कत है दादा। अच्छा, हाँ, वो सेफ्टी पर्पस से किसको पूछना पड़ेगा? शायद किसी एकेडमिक्स में या फिर डायरेक्टर को। क्या यार रविंद्र, अजीब सी ज़िंदगी हो गई है ना। औरंगजेब की आत्मकथा में लेमेंट कर रहा है, ओह इतनी बेशकीमती ज़िंदगी बेकार चली गई। तीन 300 साल पहले जो औरंगजेब कहा था वो अभी भी तुम करे हो क्या? कितनी अजीब विडंबना है, एक बीड़ी भी नहीं जल रही है। वो पूरा साउथ फतह करने गया था।
शायद इसी संदर्भ में कहे होंगे कवि महेश्वर कि इस देश में अगर किसी ने साथ दिया मेरा तो सबसे सस्ती सिगरेट ने। एक बार मैं घर से आ रहा था दिल्ली और मेरे पास बहुत कम पैसे थे, तो जानवरों की कोच में आना पड़ा मुझे। मेरी शब्दावली पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्षमा करिएगा। जानवरों के कोच से मतलब जनरल डब्बे? जनरल डब्बे में आ रहे थे और मुझे भी आना पड़ा। तो आपको अच्छा लगता है एसी में चलना? हाँ, अच्छा लगता है। इसलिए भी अच्छा लगता है कि जिनको हम बड़े कहते हैं, जो सच में बड़े हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं इतिहास में, धर्म में, दर्शन में, साहित्य में, अपने समय में वो लोग अवेलेबल जो बेस्ट थिंग्स थे उसका उन्होंने एवेल किया, उसको एवेल किया। उदाहरण स्वरूप बुद्ध जब जिंदा थे तो उन्होंने कहा था कि जब मैं मरूं तो मुझे बनारस में एक नगवा सबर्ब है, वहाँ एक बहुत बढ़िया कपड़ा बनता था, बहुत बढ़िया, मतलब उस समय एक अवेलेबल था, जो भारत की परिकल्पना थी उस समय, उस कपड़े में मुझे लपेटा जाए, लपेट के जलाया जाए, चाहे जो भी हो, मेरे पार्थिव शरीर को। मैं इसको पहली बार पढ़ा तो मुझे समझ में बात नहीं आई। इसको कई बार पढ़ा और जितना सज्ञानी होते गया मैं समझा कि ये आदमी गजब का आदमी है। ये बुद्ध तो बिल्कुल, राम को आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि मिथकीय चरित्र हों, काल्पनिक हों, साहित्यिक हों, बुद्ध तो बिल्कुल हाड़ मांस के आदमी थे, ब्लड एंड फ्लेश। वो व्यक्ति कह रहा है कि उस समय जो बेस्ट अवेलेबल थिंग्स है वो उसको अवेल करे, उसको यूटिलाइज करे। इसके बारे में जितना सोचता हूँ मुझे लगता है कि उतना अपने को हीन, छोटा महसूस करता हूँ। तो ये प्रश्न तो आपने पूछा, उसका उत्तर ये था कि उस दिन मुझे सबसे में ख़राब लगा कि मैं जानवरों के साथ हूँ, आ रहा हूँ दिल्ली 16 घंटा की यात्रा करके। दूसरा ये होता है कि रोज़ मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं कितना गंदा आदमी हूँ, कितना गया गुजरा हूँ, कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा है कि मैं जो चाह रहा हूँ कि बेस्ट अभी अवेलेबल जो दुनिया में, दिल्ली में अवेलेबल हो, उसका मैं यूटिलाइज़ करूँ। ये बिल्कुल भौतिक किस्म की, इसमें कोई आध्यात्मिक वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही मटेरियलिस्टिक। तो मतलब बहुत दुख है इसका मतलब? हाँ, दुख है, मुझे दुख है, बिल्कुल दुख है। ट्रेन वाली यात्रा? हाँ, बिल्कुल दुख है, मुझे बिल्कुल दुख है। घर में बहुत मार खाया और सबसे बुरी बात मुझे ये लगी, बायोलॉजी की पढ़ाई हो रही थी और मास्टर पढ़ा रहे थे कि हम लोग बंदरों के संतान हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि बंदरों के संतान है। बंदर देखे थे, मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं, जैसे मदारी आते थे बंदर नचाने के लिए, उतना ही बंदरों से मेरा उतना ही परिचय था। तो मैं कहा कि सर जब बंदर की औलाद हैं हम लोग, तो सारे बंदर आदमी क्यों नहीं बन गए अभी तक? इस पे इतनी मुझे मार पड़ी कि पूछो मत। ये छोटी सी बात, अभी मुझे हंसी आती है कि उस टीचर ने मुझे मारा क्यों। मैं इतना ही पूछा कि जब बंदरों के हम लोग औलाद हैं तो सारे बंदर आदमी क्यों नहीं बन गए अभी तक? सारे के सारे बंदर ही रह गए। टीचर ने ये नहीं बताया, ये खुद मैं बाद में सीखा कि म्यूटेशन एक प्रक्रिया है, उसके तहत जो उस समय म्यूटेशन हुआ तो जो अभी जहाँ जैसे रूप में है उसी रूप में रह गया। ये छोटी सी बात थी, 2 वाक्य इसमें समझा सकते थे, उस एज ग्रुप में भी हम लोग समझ लेते हैं। कौन सी कक्षा में? ये 9th के आसपास की बात है। तो जिस तरह समझा रहे थे, अगर सरल भाषा में समझाओगे तो कोई भी समझ लेता, उत्परिवर्तन कोई भी समझ लेता, समझाते। लेकिन इतनी पिटाई हुई कि मैं उसको भूल नहीं पाया आज तक। मतलब ह्यूमिलेटेड। जी, घर पे कौन मारता? एक कजन अंकल मारता? हाँ, खूब। वो पता नहीं क्यों फ्रस्ट्रेशन निकाल के मारते थे, बात बात पे, खेलने पे मारते थे, नहीं खेलने पे मारते थे, अजीब तरह का। तो ये मुझे लगता है कि अनकॉन्शियसली मेरे हो सकता है कि कोई ट्रॉमा हो, मेरे दिमाग में ये बात आ गई हो। तो खैर उससे तो मैं ओवरकम कर गया। आप माँ पे गए या पापा पे? दोनों पे। माँ पे इसलिए गया कि माँ के साथ खूब हंसते थे, पागलों की तरह। अगर मेरी हंसी देखो, अकेले भी मैं हंसता हूँ, अभी भी हंसता हूँ। 2 बजे रात को अगर नींद खुल गई, पता नहीं किसी बात को लेके, खूब पागलों की तरह हंसता हूँ, अकेले भी हंसता हूँ। मतलब ये मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन हंसता हूँ। तो ये माँ के साथ हम लोग छोटी छोटी बातों को लेके हंसते थे, छोटी छोटी बातों को लेके। जैसे मान लो कि कोई अगर बात मैं कुछ बोल दिया तो इतने दिल से हंसते थे कि पूछो मत। वो नेचुरल हंसी, मतलब डेलिबरेटली नहीं, क्या अर्थ है उसका उस समय तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन खूब हंसते थे। पिताजी कहते थे कि तुम दोनों पागल हो गए हो, तो इतनी हंसी आती है। तो इस व्यू से अभी भी मैं हंसता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि जो मेरे साथ इर्द गिर्द रहते हैं ना, तो थोड़ा अंडरटोन बोल के या हंसी मजाक या सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, उसको लेके ना खूब हंसते हैं, खूब पागलों की तरह खूब हंसेंगे।
और पिता पे गए कि पिता थोड़ा सा गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं, तो गंभीरता भी आ गई। आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही है क्या स्कूल में? कोई लड़की ना अच्छी ना ना मिली? ना 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 ना। मुझे पता नहीं क्यों किसी से प्यार करना चीप लगता है। एक व्यक्ति से प्यार करना मुझे चीप लगता है, पता नहीं क्यों।